अखबार तो रोज सुबह सवेरे चाहिए, बिल लेकर आ जाओ तो दरवाजा नहीं खुलता। कल से मैं भी अखबार नहीं डालूंगा। यार इतनी बदबू आ रही है, अंदर क्या कोई जानवर मर गया? नजम भाई, नजम भाई। अरे अरे अरे, अबरार में नजम साहब का घर तो 4-5 दिन से इसी तरह बंद है। ना नजम साहब को देखा और ना इनकी वाइफ को। घर से बदबू भी आ रही है। तो पुलिस को फोन कर दो। 15। लाशें कई रोज पुरानी लगती है। तुम लोग जाओ एविडेंस इकट्ठे करो। अबरार साहब मकतूलिन के बारे में कुछ बता सकते हैं? इनकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं सर, इतना तो मैं नहीं जानता इनके बारे में। हाँ, इनके एक भाई है कमरुद्दीन, वो आए थे। एक इन्वेस्टमेंट स्कीम आई, 13% मुनाफा दे रही है। 13%। अरे इतना तो आजकल बैंक भी नहीं दे रहा। क्या आपने कमीशन पे काम शुरू कर दिया आजकल? कैसी बात है भाई, मैंने तो खुद 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आप तो माशाल्लाह सरवतमंद हैं भाई। अभी आपका प्लाट भी तो बिका है, वो 70-80 लाख का, पैसे भी पड़े होंगे। अरे डाल दें स्कीम में, मुनाफा हासिल करते रहे। हाँ, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि फ्रॉड नहीं होगा? नहीं नहीं, पार्टी भरोसे की है, वरना मैं खुद क्यों इन्वेस्ट करता उसमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ कमर, बैठो। कहो कैसे आना हुआ? वो आपसे कुछ बात करनी थी भाई। अरे आप बैठे, ये हमारे पड़ोसी नहीं, ये हमारे भाइयों की तरह से है। कहो क्या बात करनी है तुमने? वो दरअसल अदील के सेमेस्टर की फ़ीस जमा करानी थी, कोई 70,000 रुपये। वो आजकल मेरा काम ज़रा मंदा है। ऐसे कमर, तुम करते ही क्या हो जो तुम्हारे काम में तेजी और मंदी आई? भाई का बैंक खुला है, जब ज़रूरत होती है मुंह उठा के चले आते हो। भाभी प्लीज़, मेहमान बैठे हैं, कुछ ख्याल करें। भाई देख रहे हैं आप? यार कमर, यार मैं भी तंग आ गया। मैं देते देते थक गया हूँ और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही। तुम्हारी जेब है या कुआं? जितने पैसे डालो बस डूबते जाते हैं। भाईजान बस, प्लीज़ मेरी मदद करें या ना करें, जलील ना करें मुझे। अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है मुझे। और आपका क्या है, ना बाल है ना बच्चे, इतने पैसे क्या कब्र में लेके जाएंगे? तुम जैसे मुफ्त खोरों पर लुटाने से बेहतर है हम किसी इदारे को डोनेट कर दें। वैसे भी
मदद मुस्तहिक लोगों की जाती है, मुफ्तखोरों की नहीं। भाभी, आज आपने सारी हदें पार कर दी हैं। कमर, बस बहुत हो गया है। ये इतने गैरतमंद हो तो हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद हाथ फैलाए क्यों आ जाते हो? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। अपने बलबूते पे भी कुछ कर लिया करो। आज तुम दोनों मियाँ बीवी ने जलालत की इंतहा कर दी है। अब तुम देखना मैं क्या करता हूँ। बहुत बुरा किया तुमने, बहुत बुरा। अरे जाहिल, बदतमीज, बड़े भाई को धमकियां दे रहा है। चलो यहाँ से, शक्ल नहीं दिखाना मुझे। जा रहा हूँ, लेकिन अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। अपने हक में बहुत बुरा किया है। अब तुम देखना मैं कहां से वार करता हूँ। संभल नहीं पाओगे, बहुत पछताओगे। और सर जब वो यहाँ से जा रहा था तो मैंने उसकी आंखों में शदीद नफरत और गुस्सा देखा है सर। बहुत शदीद गुस्से में गया वो यहाँ पर। ये कमरुद्दीन कहाँ मिलेगा, कुछ बता सकते हैं आप? नहीं सर, इतना तो मुझे नहीं मालूम। एक दफा नजम भाई ने मुझे बताया था। तू ही अपने भाई और भाभी का कातिल है, कबूल कर ले। ऐसा ना हो कि अदालत पहुंचने से पहले मैं तुझे कब्रिस्तान पहुंचा दूं। सच बोल, क्या पूछ रहे ना? सर मेरा यकीन करे सर। सर मैं तो आखिरी बार 1 हफ्ते पहले भाई के घर गया था सर। उस दिन भी भाई ने मुझे घर से निकाल दिया था। उसके बाद तो मैंने उस घर का रुख भी नहीं किया सर। मेरा यकीन करें। मैं तुझे बताता हूँ कि तूने क्या किया। उसके बाद तू अपने भाई के घर गया, अपने भाई और भाभी से माफी मांगी, उनसे सुलह की और उन्हें जहरीला हलवा खिलाकर मार डाला। जो हलवा तू अपने साथ लेकर गया था खुद को अच्छा साबित करने के लिए। हलवा? सर कौन सा हलवा सर? सर आप मुझे जानबूझ के फंसाना चाह रहे हैं सर। खुद से तो उल्टा सीधा बोल देने का मतलब ये नहीं सर मैं अपने भाई का कत्ल करूंगा। नहीं सर, मैं कातिल या क्रिमिनल नहीं हूँ सर। मैं एक गरीब आदमी हूँ। तेरी शराफत तो मैं अभी निकालता हूँ। अहमक समझता हूँ। बता वारदात वाले दिन तू कहाँ था? कौन? आमना साहिबा, ये है मकतूलिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स। दोनों की लाशें 5 दिन पुरानी हैं और मौत का सबब जहर खुरानी बताया गया है। जाए वारदात पर मौजूद डस्टबिन से हमने गाजर का हलवा कलेक्ट किया था जो लेबोरेटरी भेज दिया था। उस गाजर के हलवे में जहर की तस्दीक हो गई है। अच्छा, ये मियाँ बीवी घर में अकेले रहते थे, कोई और नहीं रहता था इनके साथ? नहीं, इनकी औलाद नहीं थी। रिश्तेदारों में सिर्फ मकतूल नजमुद्दीन के भाई कमरुद्दीन का पता चला है और पड़ोसी और उनके दोस्त अबरार साहब के मुताबिक मकतूल नजमुद्दीन का भाई कमरुद्दीन ही सस्पेक्ट ठहरता है, क्योंकि कमरुद्दीन कुछ करता कराता तो था नहीं। बार बार रकम के तकाजे से उसके भाई और भाभी तंग आ चुके थे और इसी बुनियाद पर उनका झगड़ा भी हुआ। तो अगर पैसे के लेन देन पर कमरुद्दीन का अपने भाई से झगड़ा रहता था और इसी वजह से शक किया जा रहा है कि इसने कत्ल किया था, तो आपने इससे अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन की है? जी, हमने उसको हिरासत में लेकर उससे तफ्तीश की थी, लेकिन वो हर बार एक नए बंदे का नाम बताता है कि वारदात वाली रात वो उसके साथ था। जब हम उस बंदे से तफ्तीश करते हैं तो पता चलता है वो झूठ बोल रहा है। देखिए, अभी तक तो सिर्फ कमरुद्दीन के ऊपर शक का इजहार कर रहे हैं आप भी। उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत तो नहीं आपने इकट्ठे किए? कोई जाए वारदात से या कोई और शवाहिद है उसके खिलाफ? जी, जाए वारदात से कलेक्ट किए गए आइटम की लिस्ट ये इस रिपोर्ट में मौजूद है। दोनों की लाशें लाउंज में सोफे पर पड़ी मिली थी। ना ही बाहर से जबरदस्ती घर में आने के किसी के शवाहिद मिले, ना ही किसी के फिंगरप्रिंट्स मिले। मकतूलीन के सेलफोन्स मिले? जी, मकतूला फरीदा का तो सेलफोन मिला है, लेकिन मकतूल नजमुद्दीन का सेलफोन नहीं मिला। पहले आप इन दोनों के सेलफोन रिकॉर्ड्स तो निकलवाएं।
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 337 जे के तहत अगर कोई शख्स किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसे जहर देता है तो उसे 10 साल तक कैद की सजा होगी या फिर जहर ख्वानी के मर्तकब फर्द को अर्श या जम देना होगा। योर ऑनर, मकतूलीन नजमुद्दीन और फरीदा के कत्ल का मुहरिक अगर किसी के पास था तो वो कटहरे में खड़ा मुल्जिम कमरुद्दीन है। और योर ऑनर, इन दोनों मकतूलीन की हलाकत का फायदा अगर किसी शख्स को हो सकता है तो वो भी कटहरे में खड़ा ये मुल्जिम है, क्योंकि योर ऑनर उन दोनों की अमवात के बाद ये उनकी तमाम तर प्रॉपर्टी और असासों का मालिक बन बैठा है। सर, और तो और तफ्तीश के दौरान मुल्जिम कमरुद्दीन ने पुलिस के सामने 3 मरतबा अपना बयान बदला। इसने 3 मरतबा मुख्तलिफ एलिबाइज बताए कि वारदात की रात ये किस शख्स के साथ था, लेकिन योर ऑनर तीनों के तीनों एलिबाइज ने बताया कि वारदात की रात ये उनके साथ मौजूद नहीं था। सर, मुल्जिम ने तीनों मरतबा झूठा बयान दिया है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को इंतहाई कमजोर ग्राउंड पे चार्ज किया गया है और जाए वारदात से भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे साबित होता हो कि मेरे क्लाइंट इस जुर्म में मुलविस हैं। योर ऑनर, अगर मुल्जिम ने ये वारदात नहीं की होती तो ये झूठे बयानात क्यों कलमबंद करवाता? योर ऑनर, बार बार बयान बदलने का मतलब तो यही है कि ये किसी और के साथ नहीं बल्कि जाए वारदात पर मौजूद था और ये वारदात इसी ने की है। जज साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहब, मैं अदालत को सब कुछ सच सच और साफ बताना चाहता हूँ, मगर उससे पहले मेरी एक गुजारिश है। मैं अपना बयान आपके और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने देना चाहता हूँ। जज साहब, मैं चाहता हूँ जब मैं बयान दूँ मेरे वकील साहब भी कमरा अदालत में मौजूद ना हों। कमरुद्दीन, मैं तुम्हारा वकील हूँ, तुम्हारा दिफा कर रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि अदालत से बाहर चले जाओ। जी वकील साहब, मैं माजरत चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है, मैं अपना बयान सिर्फ जज साहब और मिस आमना के ही सामने रिकॉर्ड कराऊंगा। कमरा अदालत खाली कराया जाए। हाँ, अब कहो तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? जज साहब, जिस वक्त भाई और भाभी का कत्ल हुआ उस वक्त बात दरअसल ये, जज साहब, मैं आप लोगों को साफ साफ बताता हूँ। मेरी बीवी का 5 साल पहले इंतकाल हो गया। मेरा एक बेटा है जो इस वक्त इस्लामाबाद में तालीम हासिल कर रहा है। जज साहब, मैं एक खातून से शादी करना चाहता हूँ। वो एक बेवा औरत है, उसकी भी एक नौजवान बेटी है। जिस वक्त भाई और भाभी की मौत वाक़या हुई, जज साहब, मैं उस खातून से मिलने गया हुआ था। क्या नाम है उस खातून का? कहाँ रहती है? और पुलिस को यह बात बताने में पहले क्या मसला था तुम्हारे साथ? उसका नाम शाहिदा है। अगर मैं पुलिस को ये बात बता देता जज साहब कि मैं उस वक्त उससे मिलने गया हुआ था, तो पुलिस ज़रूर उसके घर पहुंच जाती और अदालत में भी पेश किया जाता। दरअसल जज साहब, अभी तक शाहिदा ने अपने घर वालों को या अपनी बेटी को भी ये बात बताई नहीं है। उसका कहना है कि वो अपनी बेटी की शादी के बाद मुझसे शादी करेंगी। अगर वो उससे पहले शादी कर लेती हैं तो उनकी बेटी की शादी में शायद कोई रुकावट आए और उसके रिश्ते आना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन अदालत तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर ले? उस औरत से तस्दीक तो अब भी होगी, उसे कोर्ट में आकर बयान देना होगा, इसी में तुम्हारी गुलू खलासी हो सकती है। नहीं जज साहब, नहीं, खुदा के वास्ते उन्हें ना बुलाया जाए। मेरी बात का यकीन करें जज साहब, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी खातून को बदनामी का सामना उठाना पड़े। ऑनर, ये अभी भी झूठ बोल रहा है। पुलिस के सामने भी सर ये 3 मरतबा ऐसा ही ड्रामा कर चुका है। मुख्तलिफ लोगों के नाम बताता है कि मैं उसके साथ था, मैं उसके साथ था। उन तीनों लोगों ने बयान दिया है कि हमें नहीं पता वारदात की रात ये कहाँ था। अब योर ऑनर, वैसे ही ये किसी बेचारी औरत को इस केस में फंसाएगा, किसी को बदनाम करेगा। ये झूठा इंसान है, ये वारदात इसी ने की है। जिस वक्त भाई और भाभी का कत्ल हुआ मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था।
मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है जज साहब। आप मेरी बात का यकीन करें जज साहब, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप बताएं, आप एड्रेस लिखवाएं अदालत के सामने उस खातून का। ठीक है, उस औरत का एड्रेस नोट करवाओ। इंस्पेक्टर साहब, शाहिदा से मैंने मुलाकात कर ली है और उसने तो कमरुद्दीन के बयान की तस्दीक कर दी है। अब हम वसूख से ये बात नहीं कह सकते कि मुल्जिम वाकई में सच बोल रहा है या शाहिदा भी मिली हुई है उसके साथ। वैसे भी हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, कोई ऐनी शाहिद भी नहीं है जो इस बात की गवाही दे कि वारदात के वक्त उसने मुल्जिम को जाए वारदात पर देखा था। आपके पास कोई अपडेट? जी मिस हमना, दो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये कि नजमुद्दीन के मोबाइल पर कमरुद्दीन के मैसेजेस मिले हैं, जिससे ये बात जाहिर होती है कि कमरुद्दीन को इस बात पर शदीद गुस्सा था कि उसके भाई और भाभी ने उसे इंतहाई बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था और आइंदा एक टूटी कौड़ी देने से भी इनकार कर दिया था। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन दोनों मियाँ बीवी के कत्ल के अगले रोज़ सुबह 9:40 पर बैंक के लैंडलाइन नंबर से नजमुद्दीन के मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन आया, जिस पर तकरीबन 1.5 मिनट तक बात भी हुई। क्या बात हुई है नजमुद्दीन के सेल फोन पर? जी। वेरी ऑड। जब दोनों मियाँ बीवी मर चुके थे तो फिर नजमुद्दीन के सेल फोन पर किसने बात की? और आप बता रहे थे ना कि नजमुद्दीन का तो सेल फोन जाए वारदात से गायब था। जी बिल्कुल। ये तो बहुत अहम क्लू है इंस्पेक्टर साहब। आपको तो बैंक वालों से मालूम करना चाहिए कि उनकी नजमुद्दीन के सेल फोन पर किससे बात हुई थी। कोई औरत थी, मर्द था? ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी मिस आमना, बिल्कुल। मैं यहाँ से सीधा बैंक ही जाऊँगा। वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बताइए, फिर फॉलो अप दीजिए। जी बिल्कुल। नेशनल क्राइम डेटा के मुताबिक 2015 में मुल्क भर में 31,70,889 जराइम रिकॉर्ड हुए। उनमें 4,56,552 जराइम अफराद के खिलाफ और 6,11,852 जराइम जायदाद के हुसूल की खातिर रूनुमा हुए। मैनेजर साहब, सर मैंने आपको बताया था वो आज छुट्टी पे हैं। कोई काम है सर? बताइए, मुझे बताइए। उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ का इंचार्ज कौन होता है? सर दानिश साहब। अच्छा, दानिश साहब। यानी जब मैनेजर साहब यहाँ नहीं होते तो आप इंचार्ज होते हैं? जी सर, आप फरमाइए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? नजमुद्दीन साहब आप ही के बैंक के कस्टमर थे? सर इतने सारे कस्टमर्स आते हैं, अब हर किसी का नाम तो हम याद नहीं रख सकते। मैं चेक करके बताता हूँ सर। जी सर, नजमुद्दीन साहब हमारे ही कस्टमर हैं। खैरियत? 17 दिसंबर की सुबह इस नंबर से नजमुद्दीन साहब को कॉल की गई थी। ये कॉल किसने की थी? सर ये तो मैनेजर साहब का नंबर है, इसी रूम का। शायद उन्होंने ही कॉल की होगी। अभी तो वो मीटिंग में गए हैं कहीं बाहर। आप बताइए मामला क्या है? एक केस के सिलसिले में तफ्तीश करने आया हूँ। सवाल जवाब भी मैनेजर साहब से ही करूँगा। आप एक काम करें, नजमुद्दीन साहब के अकाउंट का डेटा मुझे निकाल कर दें। ठीक है सर, मैं लाता हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, अहम बात यह है कि वारदात के अगले ही रोज नजमुद्दीन साहब के अकाउंट से ओपन चेक के जरिए पूरे 75 लाख रुपए निकलवाए गए थे। क्या 75 लाख रुपए की रकम ओपन चेक से निकाली गई थी? ये तो बहुत अनयूजुअल बात है। इतनी बड़ी रकम तो ट्रांजैक्शन के जरिए क्रॉस चेक से की जाती है या बैंक ड्राफ्ट बनाया जाता है। और वैसे भी ये कॉमन नॉलेज है कि अगर इतनी बड़ी अमाउंट आप विड्रॉ करा रहे हैं किसी और शख्स के जरिए तो बैंक अकाउंट होल्डर को कॉल करके तस्दीक करता है। जी मैडम, बैंक के अमले से तफ्तीश के दौरान मैंने भी यही पॉइंट उठाया था, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर का कहना है कि बड़े अमाउंट के चेक की तस्दीक मैनेजर साहब खुद किया करते हैं। उसका कहना है कि फोन भी उन्होंने ही किया होगा। और मैडम, मैंने सारा रिकॉर्ड चेक किया है। एक दिन पहले ही मकतूल नजमुद्दीन ने अपनी नई चेकबुक रिसीव की थी
और ये चेक उसी चेक बुक से काटा गया था। आपने जो मकतूलीन के घर की तलाशी ली थी तो वहाँ से तो कोई नई चेक बुक नहीं मिली थी ना आपको। और ये आपने मालूम किया कि ये चेक विड्रॉ किसने किया था? कोई उसने वहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह छोड़ा? मैडम, कैशियर का कहना है कि कोई एजेड आदमी था जिसे वो जानता नहीं। इस चेक का मामला तो पुरस्कार होता जा रहा है। अच्छा, आप जिस दिन ये चेक कैश हुआ है उस रोज की जरा बैंक की सीसीटीवी फुटेज तो निकलवाएं। मालूम हो जाएगा कि क्या कमरुद्दीन गया था चेक कैश कराने या कौन था। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये अबरार फारूकी बैंक में क्या कर रहा है? इसका मतलब है कि कातिल भी यही है। शक्ल से तो बहुत मासूम दिखते हो। 75 लाख रुपए हड़प कर गए और वो पड़ोसी जिसे तुम अपना भाई कहते थे उसे और उसकी बीवी को जहर दे के मार डाला। शर्म आनी चाहिए। क्या संगीन इल्जाम लगा रहे हैं आप उस पर? मैं इस पर एहतिजाज करूंगा। मिस्टर अबरार, अपनी बकवास बंद कर। तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुका है। सबूत? हाँ। कैसा सबूत? क्या कह रहे हैं आप? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिस्टर एंड मिसेज नजमुद्दीन की हलाकत के अगले रोज उनके अकाउंट से 75 लाख रुपए का ओपन चेक कैश हुआ है और बैंक की सीसीटीवी फुटेज में चेक कैश कराते हुए तुम साफ दिखाई दे रहे हो। है कोई जवाब तुम्हारे पास? सरकार, आपको गलत फहमी हुई है। उस बैंक में मेरा भी अकाउंट है। मैं तो अपने 80,000 का चेक कैश कराने गया था। मेरी बच्ची की शादी है अगले महीने तो मुझे सुनार को पैसे देने थे। अब चाहे तो मैं उसकी रसीद दिखा सकता हूँ आपको। जाओ रसीद लेके। 2015 में जनवरी से सितंबर तक मुल्क भर में कत्ल की 3,484 वारदातें रजिस्टर हुई। उनमें 188 मुकदमात मनसूख हुए। 2,330 केसों के चालान काटे गए। कत्ल के 134 मुकदमात की तफ्तीश अधूरी रही जबकि 832 केसों की तफ्तीश जारी है। नजमुद्दीन साहब के 75 लाख का जो चेक कैश हुआ था, इतने बड़े अमाउंट का चेक तुम्हारी अप्रूवल के बगैर कैसे कैश हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, वो चेक तो पीर वाले दिन कैश हुआ है और उस दिन तो मैं ब्रांच में मौजूद ही नहीं था। बल्कि पीर वाले दिन तो मैं हेड ऑफिस में हफ्तेवार मीटिंग में होता हूँ। झूठ मत बोलो। तुम्हारे ही डायरेक्ट नंबर से नजमुद्दीन के सेल फोन पर कॉल की गई थी और उस पर 1.5 मिनट तक बात भी हुई। जब एक शख्स एक दिन पहले मर चुका है तो तुम किससे बात कर रहे थे? सिर्फ रिकॉर्ड में ये दिखाने के लिए कि तुम चेक की तस्दीक कर रहे हो क्लाइंट से। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। पीर वाले दिन मैं अपनी ब्रांच में मौजूद था ही नहीं, बल्कि मैं तो हेड ऑफिस में मीटिंग में था। अगर आप चाहें तो इस बात की तस्दीक हेड ऑफिस से भी करवा सकते हैं कि मैं उस दिन अपनी ब्रांच में मौजूद नहीं था। योर ऑनर, इस केस की तफ्तीश के दौरान एक नया मोड़ उस वक्त आया जब मकतूल नजमुद्दीन का सेल फोन रिकॉर्ड निकलवाया गया। योर ऑनर, मकतूल नजमुद्दीन का कत्ल 16 दिसंबर की रात 8 से 9 बजे के दरमियान हुआ, लेकिन उनका सेल फोन रिकॉर्ड ये बताता था कि 17 दिसंबर की सुबह उनके कत्ल होने के तकरीबन 13 घंटे के बाद उनके सेल फोन पर उनके बैंक से एक कॉल आई और वो कॉल तकरीबन 1.5 मिनट तक जारी रही। योर ऑनर, हैरत की बात यह भी थी कि जाए वारदात से जहां और बहुत से एविडेंस कलेक्ट किए गए, फरीदा साहिबा का सेल फोन भी पुलिस ने केस प्रॉपर्टी के तौर पर तहवील में ले लिया, लेकिन जाए वारदात से नजमुद्दीन साहब का सेल फोन गायब था। योर ऑनर, बैंक से हमें एक मालूमात तो ये मिली कि बैंक से आने वाली कॉल उस बैंक मैनेजर के कमरे का डायरेक्ट लैंडलाइन नंबर। जब हमने बैंक मैनेजर से पूछताछ की तो
तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को तो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं हेड ऑफिस एक मीटिंग में था और अपने कमरे का ये लैंडलाइन नंबर मैंने इस्तेमाल नहीं किया। योर ऑनर, पुलिस ने जब बैंक मैनेजर से रिक्वेस्ट करके मकतूल नजमुद्दीन का बैंक स्टेटमेंट निकलवाया तो ये जानकर हैरत हुई कि 17 दिसंबर को ना सिर्फ बैंक से एक कॉल गई थी बल्कि 17 दिसंबर को उसी बैंक की ब्रांच से नजमुद्दीन साहब के अकाउंट से 75 लाख रुपए की रकम एक चेक के जरिए विड्रॉ की गई, जबकि मकतूल के अकाउंट से कैश 9:45 पर विड्रॉ किया गया। बैंक मैनेजर के मुताबिक ये बैंक से की गई फोन कॉल इसी बात की तस्दीक के लिए मकतूल के सेल फोन पर की गई होगी कि क्या वाकई में उन्होंने किसी को इस कैश विड्रॉल के लिए ऑथराइज किया है या नहीं। हमने ये जानने के लिए कि मकतूल के अकाउंट से इतनी खतीर रकम किसने विड्रॉ की, बैंक का रिकॉर्ड चेक किया। योर ऑनर, हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा था कि हो ना हो इस वारदात में बैंक के मुलाजमीन भी मुलव्विस हैं और ना ही रिकॉर्ड क्लियरली ये बात साबित कर रहे थे कि ये कैश विड्रॉल किस इंसान ने किया। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान हमने इन दोनों लोकेशन से मिलने वाले शवाहिद की जांच पड़ताल की, एक तो मकतूल के इस बैंक की ब्रांच और दूसरा जाए वारदात। योर ऑनर, तफ्तीश के दौरान बैंक मैनेजर के बयान की तो तस्दीक हो गई और वो सस्पिशन के दायरे से बाहर हो गए। बैंक से अभी हमें मजीद इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी जिससे हम ये तयन कर सके कि बैंक के कौन से एम्प्लॉइज हैं जो इस वारदात में शामिल हैं। हमने अपनी तफ्तीश का फोकस एक मर्तबा फिर जाए वारदात से मिलने वाले शवाहिद पर किया तो हमारी नजर जाए वारदात से मिलने वाले एक रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के ब्रोशर पर पड़ी। हमने जब उस रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के दफ्तर में जाकर मालूमात हासिल की कि आपके इस प्रोजेक्ट के सेल्स और मार्केटिंग पर कौन कौन सा स्टाफ मुतय्यन है तो उससे हमें एक दिलचस्प इंकशाफ हुआ। योर ऑनर, इसी इंकशाफ की रोशनी में 2 गिरफ्तारियां अमल में आई। हमें मालूम हुआ कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में काम करने वाले ये 2 अफराद उसी बैंक की ब्रांच में भी काम करते हैं और ये वारदात उन्हीं 2 लोगों ने की है। योर ऑनर, इन दोनों मुल्जिमान ने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया और इनके घरों से मकतूल के बैंक से निकाली हुई रकम भी बरामद कर ली गई। योर ऑनर, मैं मुल्जिमान को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मुल्जिमान हाजिर हो। तुम दोनों का नाम क्या है? जी, मैं इमरान हूँ और ये दानिश। ये बयान तुम अपने होश और हवास में दे रहे हो? किसी दबाव या तशद्दुद के तहत तो नहीं दे रहे? अपनी मर्जी से दे। बताओ क्या कहना चाहते हो? जज साहब, नजमुद्दीन साहब हमारे बैंक के पुराने क्लाइंट थे और मेरी और दानिश की उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी और हाल ही में नजम साहब ने एक प्लॉट फरोख्त करके बैंक में अच्छी खासी रकम जमा कराई थी। उस रकम पर हम दोनों की नीयत ख़राब हो गई थी और हम लोगों ने पूरा प्लान किया। हम बैंकरों की भी क्या किस्मत होती है, लाखों करोड़ों रुपए हमारे हाथों से निकल के लोगों की जेबों में जाते हैं और हम बस देखते ही रहते हैं यार। अब नजमुद्दीन साहब को ही देखो, उनके अकाउंट में पूरे 75 लाख रुपए ट्रांसफर हुए और एक हमारा हाल है कि घर के बिल्स ही पूरे नहीं हो रहे। नजमुद्दीन साहब पर तो मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ और उन्हें एतमाद में भी ले लिया है और ये 75 लाख रुपए हमारे हो सकते हैं अगर आप मेरा साथ दें। मगर कैसे यार, क्या प्लान है? प्लान फुल प्रूफ है। पिछले दिनों हेड ऑफिस इनकी एक चेक बुक आई और अभी तक मैंने उनको नहीं दी। उसमें से एक चेक कटेगा 75 लाख रुपए का ओपन चेक और मैनेजर साहब की गैर मौजूदगी में आप उसको अप्रूव करेंगे। ऐसे हम आपस में बांट लेंगे। यार क्या बात कर रहा है, इस तरह से तो मैं फंस जाऊंगा। अगर बुढ़े ने शोर मचाया तो फिर?
अरे बुड्ढा बच्चे का तो शोर करेगा ना। अगर कहीं से जहर का बंदोबस्त हो जाए। अगर ऐसी बात है तो तुम जहर की फिक्र मत करो, जहर मैं तुम्हें लाके दूंगा। और मैं उनके घर गया और साथ ही घर का बना हुआ गाजर का हलवा भी लेकर आया। तो सर ये देखें, ये इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। मेरी मन तो सर एक अपार्टमेंट बुक इसमें करवाने, 6 महीने में इसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। अरे मैं खुद बिकवा दूंगा, 6 महीने में 100% मुनाफा। सर मेरा ख्याल है इससे अच्छी ऑफर आपको कोई नहीं दे सकता। मगर मियाँ, हम उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ इतनी लंबी प्लानिंग कहाँ करेंगे। ठीक है, आप जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि ये हाउसिंग स्कीम सिर्फ सब्ज़बाग साबित होती हैं और वैसे भी हमारी बहुत मेहनत की और हक हलाल की कमाई है। अरे मैडम देखिए, सर मुझे कितने अरसे से जानते हैं। सर क्या मैं आपको गलत मशवरा दूंगा? मुझे तुम पे पूरा एतमाद है, और औरतों की तो आदत होती है ना शक करने की। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। दरअसल बैंक में मेरा एक इंक्रीमेंट लगा था, उसकी खुशी में मैं ये हलवा लेकर आया हूँ घर का बना हुआ। ये देखें। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या है मुबारक। ये लीजिए। जाओ भाई इसको प्लेट में निकाल के ले आओ। हाँ मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट अच्छा है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। सोचता हूँ इस बारे में। ये लें भाई, आप दोनों खाएं, मैं तो खा नहीं सकती, मैं शुगर पेशेंट हूँ। अरे नहीं, ये बतौर ख़ास शुगर फ्री है, आप मेरी खुशी की खातिर थोड़ा सा ले लीजिए। अरे बेगम, एक आध लुकमा लेने में कोई हर्ज नहीं है, खा लो। जज साहब, ये जहर मुझे दानिश ने फराहम किया था, क्योंकि हम दोनों की मुश्तरका प्लानिंग थी। दानिश ने मैनेजर साहब के कमरे में जाकर डायरेक्ट फ़ोन किया और नजम साहब का फ़ोन मेरे पास ही मौजूद था। मैंने कॉल रिसीव तो की मगर बात नहीं की, और यूँ 1.5 मिनट की कॉल रिकॉर्ड पर आ गई। जज साहब, बाद में मैंने सिम निकाल के फेंक दी और मोबाइल फ़ोन को ठिकाने लगा दी। जज साहब, हम लालच में आ गए थे, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हम पे रहम किया जाए। ठीक, ये बताओ कि मुबलिक 75 लाख रुपए की रकम कहाँ है? जज साहब, हम दोनों ने आपस में आधे आधे कर लिए थे। मैंने एक 20 लाख का प्लॉट ले लिया था, और जज साहब मैंने 12 लाख की एक गाड़ी खरीद ली थी। और बाकी की रकम पुलिस ने हमसे बरामद कर ली। वकला की बहस और मुल्ज़िमान के इतराफ़ जुर्म के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नजमुद्दीन और उसकी अहलिया फरीदा का कत्ल दोनों मुल्ज़िमान इमरान और दानिश ने जहर देकर किया है। मुल्ज़िमान ने मज़ीद एतराफ़ किया है कि उन्होंने नजमुद्दीन के अकाउंट से मुबलिक 75 लाख रुपए की रकम जालसाजी के जरिए निकलवाई। लिहाजा ये अदालत इन दोनों मुल्ज़िमान दानिश और इमरान को ज़ेर दिफा 420/34 और दफ़ा 302 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत
सजाए मौत और 10 साल कैद बमुशक्कत की सजा का हुक्म सुनाती है। इसके अलावा यह अदालत दोनों मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को भी जब्त करने का हुक्म देती है और मुल्जिमान ने जो मुबलिक 75 लाख रुपए की रकम निकलवाई थी उसको फौरन वापस करने का भी हुक्म दिया जाता है। यह अदालत मुल्जिम कमरुद्दीन को इस मुकदमे से बरी करने का भी हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।